कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रीड इंडिया के सभी ट्रेनिंग्स का इस क्लास में बेटे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर गुप्ता आप लोगों से इस टाइम कनेक्टेड हूँ। और लास्ट क्लास में बेटे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कोर्स को जो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका मतलब क्या है। तो 5-7 मिनट में पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए या फिर आप स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो पिछली क्लास से रिलेटेड तो वो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो 5-7 मिनट लेते हुए पहले तो कम्युनिटी का मतलब था कि समुदाय जहाँ पे हम जॉब करेंगे या काम करते हैं या जहाँ आप रहते हो वो आपके घर की कम्युनिटी है और वहाँ के लोगों के जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं तो उस हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें यही ना पता हो कि वहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो गुड हेल्थ एंड थोड़ा सा वीक हेल्थ है ना। तो अगर किसी भी समुदाय में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड उसका पूरा असर पूरी फैमिली में पड़ता है। तो आप कहेंगे मैडम वो कैसे, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो नेचुरली हम जॉब पे भी नहीं जा सकते। आजकल कई वर्कर्स ऐसे भी हैं जो दिहाड़ी डेली वेजेस पे भी होते हैं या ऑफिस से हम रोज छुट्टियां लें तो सैलरी भी कटती है। तो जब सैलरी कटती है तो इसका इफेक्ट फैमिली पे पड़ता है। जो पैसे हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सकते और वो पैसे मिलते तो घर की प्रोग्रेस के लिए हम यूज करते। तो अच्छी हेल्थ के लिए लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था बहुत ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, 2 बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे अपने लेवल पे अपनी फैमिली की हेल्थ या जिस कम्युनिटी के लिए आप काम करते हो उस पर डिपेंड करता। तो उसमें बेटे फर्स्ट था हमारा हाइजीन, साफ सफाई। उसमें हमने 3 साफ सफाइयों के बारे में बातचीत की थी। फर्स्ट वाज द पर्सनल हाइजीन यानी निजी साफ सफाई। दूसरा हमने पढ़ा था फूड एंड वाटर की हाइजीन, जो हम भोजन खाते हैं या हमारी जो डाइट होती है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अननोइंगली का मतलब होता है अपने तरफ से तो हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं पर कहीं ना कहीं कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिससे कि बीमारी वाले कीटाणु हमारे अंदर, हम ठेले पे कोई चीज खा लेते हैं, खुले में रखी हुई चीजें खा लेते हैं या लेडीज सब्जी खरीदने या कुछ जाती हैं तो वहां खड़े खड़े मूली गाजर या ऐसी कोई चीज खा लेते हैं जो साफ पानी से नहीं धुली हुई। तो इनसे भी हमारे पेट में इन्फेक्शन चला जाता है फूड एंड वाटर से, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां होती है। तो वो भी उसका भी हमने डिस्कशन किया था। थर्ड जो हमारा है जो आजकल की भी कोविड से भी रिलेटेड है वो है एनवायरमेंट। तो जो हमारा एनवायरमेंट है बेटे अगर उसमें कोई गंदगी होगी या प्रॉब्लम होगी तो एनवायरमेंट के बेसिस पे जो हमें डिजीजेस हो जाती हैं वो हो। तो थोड़ा सा और इसको आप आज की क्लास में एक्सप्लेन करते हुए, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें सबसे पहले तो हवा है ना। तो अगर हवा में ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हवा जब हम सांस लेते हैं तो नाक के रास्ते हमारे फेफड़े में जाती है तो हमें उसकी वजह से हमारे लंग्स की में इंफेक्शन हो सकती है और उसका इफेक्ट हमारे पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। तो जैसे आजकल आपने भी देखा रोज टेलीविजन में भी आता है, जब आप फोन भी किसी को करते हैं तो कहते हैं बचने के लिए 3 ये का प्रिकॉशन जरूर लो। तो उसमें सबसे पहले तो मास्क आता है। तो अगर आप अकेले बैठे हो तो चलो एक बार मास्क घर के अंदर नहीं लगाया, पर अगर आप घर से बाहर जरा सा भी निकलते हो तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हवा है उसमें जो भी कीटाणु होते हैं नाक के रास्ते हमारे अंदर, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। इस टाइम पे थोड़ा सा और बताऊंगी, जब ये कहते हैं मास्क लगाओ तो आमतौर पर देखा होगा हम मास्क नाम के लगा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मास्क है ना, तो हम यहाँ लगा लेते हैं या बात करते समय और इससे चिन से और नीचे करते हैं। तो जो एक्चुअल मास्क है वो हमारे नोज को कवर करना चाहिए, माउथ को करना चाहिए और नीचे चिन तक जाना चाहिए। तो ऐसे में जो दूषित हवा है हमारे अंदर नहीं जाती। अगर हवा में किसी तरह के कीटाणु हैं
आज तो कोविड का मौसम है, कभी जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो फिर आप कहोगे कि मैडम हवा के माध्यम से अब और तो कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। सबसे ज्यादा जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, वो हमारी समस्या क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की बीमारी। तो जो टीबी के कीटाणु हैं, वो एक व्यक्ति से जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, वो जब सांस लेता है और अपनी खांसी आती है, बलगम या बाहर फेंकता है, तो उसके कीटाणु जो है हवा में घूमते। तो ये तो हो नहीं सकता कि मेरी घर की हवा अलग है, आप पड़ोसी के घर की अलग है, कोई बीच में बैरियर थोड़ी लगा हुआ है। तो वो ही कीटाणु नाक के रास्ते हमारे फेफड़े में जाके हमें ट्यूबरकुलोसिस करते हैं। तो इसके लिए जब हम, ये तो हमारी पढ़ाई की बात होगी, तो समुदाय में अच्छी हेल्थ के लिए हम इसको कैसे समझाएंगे, क्या बात करेंगे, और कौन कौन सी हवा के माध्यम से बीमारियां होती हैं, तब वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर हमें ये तो आज समझ आया कि हवा के माध्यम से भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जो कि अननोइंगली वो कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बेटे यहाँ ये भी मैं दे दूंगी। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले तो माँ के गर्भ में होता है ना, जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चा बाहर आता है, साफ सूफ जो भी नर्सेज करती हैं, तो सबसे पहले बच्चे का टीकाकरण होता है। तो आप घर जाके सोचिएगा कि बच्चे को जन्म के बाद सबसे पहला टीका कौन सी बीमारी का लगता है? टीका का क्या मतलब है? बीमारियों से रोकथाम के लिए हम उसको इम्यूनाइज करते हैं या इम्यूनिटी देते हैं, ताकि इसके अंदर अगर वो कीटाणु आए तो इसके शरीर में बीमारियों से, उस बीमारी से लड़ने की ताकत। तो थोड़ा सा आपको भी मैं इसलिए ये आपके लिए होमवर्क समझ लो, या आपके सोचने पे मजबूर हो जाए, वो बच्चा कहेगा अच्छा मैं माँ के गर्भ में ही अच्छा भला था, बाहर आते ही मेरा टीकाकरण शुरू हो गया। और सबसे पहला टीका कौन सा हो? इसका मतलब सबसे पहले जब जन्म लेता है बच्चा, जो प्रतिक्रिया करता है उसी के अगेंस्ट हमारा वो इंजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हवा के माध्यम से हो गया। फिर हमारे समुदाय में लावारिस जानवर भी होते हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और वो अपने शरीर को छटकते हैं, तो वो बीमारियां भी एनवायरनमेंट के थ्रू हमको हो सकती हैं, जैसे खाज, खुजली और इस तरह की बीमारियां। इसी तरह जो दमे की बीमारी है, वो बीमारियों की कीटाणुओं से तो नहीं होती, पर वो एलर्जी है। वो एलर्जी कैसे आती है? फूलों का पराग है, या जब गेहूं की कटाई होती है उसका ऊपर का हस्क, छिलका छीलते हैं, तो वो हवा में उड़ता है और उसके माध्यम से वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है। तो अगर हमारे समुदाय में ये हो, या वो पेड़ हो जिनके पराग से या इससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम जो लोग इस बीमारियों से ज्यादा ग्रस्त हैं, तो उनको मना करेंगे कि ऐसे में आपको इस एटमॉस्फेयर में नहीं जाना। समझ गए बेटा? इसी तरह हमारी और भी कई प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम हमारी कौन सी है? दमे की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है। ये सारी, एस्थमा ही दमे की बीमारी। इसके अलावा एक चीज और है, जब हम सीमेंट है बेटे, सीमेंट क्या चीज है और सीमेंट बनता कैसे है? वो पहाड़ों को तोड़ने से, बुलडोजर से तोड़ते हैं, तो जो उसका पत्थर का जो चूरा होता है या बुरादा सा होता है, हवा में उड़ता है। तो सीमेंट की बेटी क्या प्रॉपर्टी है कि सीमेंट पे जरा सा भी पानी लगे तो वो पत्थर बन जाए। तो अगर हमारे घर के आसपास कहीं पे पहाड़ी को काट के पत्थर से सीमेंट बना रहे हैं, और वो सीमेंट हमारे एनवायरनमेंट में वो बुरादा उड़ रहा है, तो वहां के लोगों को फेफड़ों की ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मिट्टी जो है उनके अंदर। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये हम जब पढ़ेंगे कि हवा के माध्यम से होने वाली बीमारियां, तो हम ये सारी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जहां हमने लावारिस जानवरों की बात की थी, वहां कई जानवर को प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर अगर उन जानवरों में कोई ऐसी बीमारी है, जैसे कि कुत्ते के काटने से, तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी हो जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम ये जानने की कोशिश करें? हमारे समुदाय में आए दिन बच्चों खेलते हैं तो उनको कुत्ते काट लेते हैं, तो कहीं उनको रेबीज ना हो जाए। अगर जानवर को रेबीज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जानवर के अंदर रेबीज के कीटाणु? तो जो हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं,
उसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे समुदाय में लावारिस जानवर हैं और ये कैसे पता चले कि उनको है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या है। तो जब हम रेबीज बीमारी पड़ेंगे तो आपके एकदम आप चौकन्ने हो जाओगे, हाँ मैडम ने एनवायरनमेंट के बारे में इस बात का जिक्र किया। तो ये सिर्फ बेटे सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं रेबीज होती, कई और जानवर हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कई समुदाय में आपने देखा होगा, आजकल तो थोड़ा कम है, भालू नचाने वाले आ जाते हैं, बंदर वाले आ जाते हैं, बंदर का डांस वो दिखाते हैं। तो अगर उनके अंदर रेबीज के है तो उनके काटने से ये बीमारी होती है। ऐसे एक जानवर और है जो छोटे बच्चों को बहुत नुकसान कर देता है, वो है चूहा। तो बड़ों को तो चूहा इतना नहीं काट पाता क्योंकि वो हमारे शरीर को ही देख के चूहा डर जाता है या दूर से भाग जाता है। पर जो छोटे नवजात शिशु होते हैं वो दूध पीते हैं, तो कई बार उनके मुंह पे भी बाहर दूध लगा रह जाता है। तो माओ का काम है कि उसके दूध पिलाने के बाद मुंह पोंछे, क्योंकि अगर वो बच्चे को लिटा के कहीं चली गई हैं और घर में चूहे हैं छोटे छोटे, तो नेचुरल बच्चे को काट सकते हैं। माँ को तो पता ही नहीं चलेगा, माँ सोचेगी चींटी ने काटा है, ये जो दाग पड़ा हुआ। तो इन बातों का भी हम, नहीं तो आम लोग पे क्या करते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, ये तो ऊपरी का हो गया जी, बच्चे को ये नुकसान हो गया, ये भूत प्रेत आ गया, भूतियां नुकसान पहुंचा दिया। हम ये दिमाग से सोचें, हमें ये समझ आएगी कि ये किसी जानवर के काटने से हुआ है। इस टाइम उस टाइम हम ये भी पढ़ेंगे, डर के मारे घर में बताते नहीं, वो कहते नहीं मम्मी काटा नहीं है, पंजा मार। तो पंजे मारने से तो रेबीज नहीं होगी, पर हम सतर्क कब होंगे, जब काटा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर काटता है या पंजा मारता है तो दोनों में हम घर में बैठे कैसे फर्क कर सकते। तो जब हम पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा बताते हैं पंजा यूं होता है तो निशान दूर दूर होंगे, और अगर काटता है तो दांत पास पास होते हैं तो निशान पास पास होंगे, या खरोच है तो वो पंजे की। तो ये भी हम एनवायरमेंट में पढ़े। एक बीमारी और है बेटे, वो भी एनवायरनमेंट के थ्रू ही आती है या दूषित भोजन के पानी थ्रू भी आती है। कई बार हम खुले में भी कटा हुआ खाना खाते हैं, है ना। बच्चे तो खासकर बहुत खाते हैं, स्कूल के बाहर जब रिसेस होती है तो कभी खटा हुआ ये खीरा या गंडेरी, तो या टिकिया वाला ही खाता, वो घंटी भी बजाता जाता है और टिकिया बेचता है, या चाउमीन है। तो अगर खुले में जो धूल में गंदगी होगी वो इस सब पे बैठ जाती है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये तो हमारा एनवायरनमेंट हुआ। तो अगर हम अपने समुदाय के लोगों की अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो हमें इन 3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। निजी साफ सफाई, भोजन और पानी की साफ सफाई, और तीसरा है एनवायरनमेंट। तो जो हमने लावारिस जानवरों की अभी बात की, तो उसमें अगर आपके समुदाय में देखते हैं कि आए दिन कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं, तो उसको कैसे खत्म करें। डंडा लेके नहीं, पीट पीट के उसको मारना शुरू कर देना। हम लोग एमसीडी वालों को इन्फॉर्म करें। तो उसकी एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो, वहाँ के इंचार्ज हो, तो कम्युनिटी वालों से मीटिंग करके आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, उसको कारपोरेशन में दे के आओगे, एक कॉपी अपने पास की साइन करा के रखो। तो ये आपकी एक अचीवमेंट हुई, और कम्युनिटी वाले भी खुश होंगे कि हाँ दीदी ने हमारी मदद करके लावारिस जानवर जो बच्चों के पीछे पहले भागते थे अब वो नहीं है। तो ये आपकी जब अचीवमेंट होती है तो समुदाय के लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं, और आपको अपने अंदर भी एक अच्छा लगता है कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है ना बेटा, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो दूसरा एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, वो है हमारी डाइट या हमारा भोजन। डाइट मीन्स जो हम खाना खाते हैं, तो हम इंग्लिश में तो उसे डाइट कहते हैं, हिंदी में भोजन कहते हैं, है ना। तो भोजन में बेटे आपकी रोजमर्रा का हम जो खाना कहते हैं उसे भोजन कहते हैं। जैसे सुबह नाश्ता खाते हैं, दोपहर को रोटी खाते हैं, रात को फिर खाना खाते हैं, या बीच में भी हम कुछ चाय के साथ कुछ नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अगर आप अपने घर के लेवल पे देखो कि कल हमने सारा दिन में क्या क्या किया, तो हमारे भोजन के बेटे 5 मुख्य तत्व होते हैं। पानी तो है ही है, पानी तो हमें खूब पीना चाहिए,
ताकि हमारे शरीर में जो भी गंदगी है वो पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में निकल जाए। तो 5 तत्व जो भोजन के हैं, जो मुख्य तत्व हैं, वो हमारे भोजन में रोज होने चाहिए और सही मात्रा में भी होने चाहिए। ये नहीं कि हमने ये भोजन खाया तो वो ज्यादा अमाउंट में खा लिया और दूसरा तो बिल्कुल नाम के लिए ही खाए। तो आप कहेंगे मैडम वो 5 तत्व कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो अनाज है ना। अनाज से को हम किसको कहते हैं? जिसकी हम चपाती बनाते हैं। तो कई लोग तो रोटी खाते हैं, दूसरे लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। चावल को पीस के इडली या वो भी बना लेते हैं, डोसा भी बना लेते हैं। कई लोग ब्रेड खाते हैं, पर वो सारी चीजें किससे बनती हैं? आटे से बनती है, जिसको हम अनाज कहते हैं। ये जो बेटे हमारा अनाज है, अगर हम इसको ज्यादा आटे को छान लें या उसी में से तो मैदा बनता है। तो कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे ना ये काला काला आटा होता है ना मैडम, नहीं खाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें थैली वाला आटा वो चाहिए जिसमें फुल्का या रोटी सफेद सफेद बनती है ना। तो या वो लोगों को पसंद आता है जी हम रोज हमें जो है ये भटूरा खाना है या इसी तरह के कुलचे खाने हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि जब हम अनाज की बात करते हैं तो कौन सा अनाज हमारे लिए सबसे अच्छा, जिससे हमारे शरीर को ताकत। तो जब हम बेटी गृहिणियां या आप लड़कियां घर में खाना बनाते हो तो सबसे पहले हम आटे को छानते हो। तो जो हमारी छानने वाली छन्नी है वो बिल्कुल महीन सुराख वाली ना हो, क्योंकि अगर हम महीन वाली यूज करेंगे तो नीचे से सारा सफेद सफेद आटा निकलेगा, ऊपर से जो है छान बोलते हो या हस्त बोलते हो वो है। तो छान भी हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है। तो छन्नी से हम सिर्फ इसलिए छानते हैं कि अगर उसमें कोई कंकड़ होता है या कोई अनाज की मोटी सी टहनी सी होती है, अगर वो है तो निकल जाए। अदरवाइज जो हमारी रोटी होती है वो छान के साथ होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि मैडम छान क्यों खाना जरूरी है? क्योंकि गेहूं के ऊपर जितने भी हमारे विटामिन होते हैं वो उस हस्त के ऊपर होते हैं, जिसको हम छान कहते हैं। और खासकर इसमें बी कॉम्प्लेक्स। तो हम पढ़ेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में जाना क्यों जरूरी। तो पहला हमारा है अनाज। ठीक है, अनाज हमारे शरीर को बहुत ताकत देता है, तो हम इसीलिए चपातियां खाते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि किसके लिए अनाज खाना ज्यादा खाना जरूरी है, मोटी रोटी खाना जरूरी है। जैसे मजदूर लोगों को, आप और हम, जैसे मैं हूँ, मैं फिजिकल वर्क तो ज्यादा नहीं ना करती हूँ। गाड़ी में बैठ के यहाँ तक आए, यहाँ पे भी बैठ के क्लास ले रही हूँ, तो एक्सरसाइज तो कुछ हो नहीं पाती। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें भोजन की में चपातियां की ज्यादा जरूरत किसको है? जो मजदूर लोग होते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फसल के लिए काम करते हैं, या उन लोग। ठीक है। दूसरा हमारा भोजन में दूसरा तत्व कौन सा होता है? दालें। दालें, तो दाल किसको कहते हैं? जो हमारी सब्जियां फली के रूप में आती। फली मीन्स जैसे मटर है, ऐसे हमारी सेम की फली है, ग्वार की फली है, सोयाबीन है। इसकी जो फलियां होती हैं, अगर वो फली के रूप में खाएं तो सब्जी कहलाती है। जब उसके दाने निकाल के सूख जाते हैं तो उसको दालें कहते हैं। तो दालें जो है बेटे हमारे शरीर में प्रोटीन्स देते हैं। इंग्लिश में दालों को पल्सेस कहते हैं। तो याद करने के लिए पी फॉर पल्स, पी फॉर प्रोटीन। तो अगर डॉक्टर्स भी कहते हैं जाके ना प्रोटीन वाला भोजन खाओ, बीमारी के बाद कहते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं प्रोटीन वाला भोजन कौन सा। हम सोचते हैं वो जो डब्बे में प्रोटीन आते हैं पाउडर वाले, प्रोटीन एग्स, ऐसे कई मार्केट में आते हैं। तो अगर हम घर के लेवल पे ये जान लें प्रोटीन का मतलब क्या है, तो हम दालें बना के रोज खा सकते हैं। ठीक है ना। तो दालें भी खाएं या सब्जी, फली वाली सब्जियां। तो फली वाली सब्जियों में तो सिर्फ एक मटर है जो दाने निकाल के खाते हो, कच्ची जो मटर होती है। बाकी अगर बीन्स बनाते हैं तो वो ऊपर वाली फली कच्ची होती है, उसको बारीक बारीक काट के सब्जी बना के खाते हो। वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं बेटे? जो नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, एग खाते हैं, अंडा, मीट, मछली जो खाते हैं उनके लिए। तो अगर सपोज लोग कोई वो चीजें नहीं खाते तो कहेंगे फिर तो हमारे शरीर में मैडम प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा भोजन है जो है सोयाबीन।
सोयाबीन की बड़ियां भी आती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सोयाबीन की बड़ियां या उसका चूरे से पीस के चीला भी बना सकते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी आते हैं। तो पहला हमने पढ़ा अनाज, तो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है हमारा प्रोटीन्स। तो दो भोजन तो की बात था वो हमने यहाँ कर ली। तीसरा है हमारी सब्जियां, सब्जियां और फल फ्रूट। या इससे पहले एक चीज का और नाम ले लेती हूँ, तेल। तेल या घी मक्खन जो है चिकनाई वाली चीजें। तो ये जो चिकनाई वाली चीजें हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं कि जैसे एज बढ़ती जाती है तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा तेल नहीं खाना, रिफाइंड वाला खाना है, ये खाना है। तो तेल का हमारे बॉडी में क्या महत्व है, थोड़ा बहुत भी तेल खाना क्यों जरूरी है। सिर्फ उबला खाना तो नहीं ना खाएंगे। तो अगर हम सिर्फ बॉइल्ड वाटर वाली सब्जियां खाएंगे तो एक तो पहले टेस्ट ही नहीं आता। तो ऑयल और ये जो घी है ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाए। तो इसीलिए जब भी हम दालें बनाते हैं, आप गृहिणियों को तो पता ही होगा, चाहे आधा चम्मच से हम छौंक लगाते हैं। तो छौंक से क्या होता है, वो खुशबू जो आती है और उसमें जो थोड़ा सा तेल डल गया है या घी डल गया है वो हमारे भोजन को स्वादिष्ट। तो ये जो तेल वाला एक तो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। दूसरा इसका क्या काम है, जो हम विटामिन खाते हैं उसमें कई विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कई विटामिन ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो उस वो किस चीज में घुलते हैं, वो तेल में। तो उसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अगर हम भोजन में फैट यूज ही नहीं करेंगे तो वो विटामिन खाने के बाद भी हमारे शरीर में नहीं जाएंगे। तो हमें इसीलिए भोजन में थोड़ा सा, डॉक्टर्स जहाँ मना करते हैं पर वो आपको ये भी कहते हैं कि बिल्कुल उबला हुआ खाना ना के आधा चम्मच खा लोगे तो कोई नुकसान नहीं। पर कई लोगों को आदत होती है कि रोज हलवा भी चाहिए, पूड़ी भी चाहिए, पराठे भी चाहिए, और भी ऐसी तली हुई भोजन चाहिए, ब्रेड पकौड़ा चाहिए जी, है ना। तो उसमें तो बहुत ज्यादा तेल है। तो एक्सेसिव तेल जहाँ खाते हैं तो उसके कई नुकसान भी। पर जो लोग, आप सोचोगे कि जो पुराने लोग होते थे, पुराने मीन्स हमारे बुजुर्ग लोग, वो तो मेहनत का बहुत काम करते थे ना। उस टाइम लेडीज भी बहुत काम करती थी फिजिकल वर्क। पर आजकल वो घर में सारी सुविधाएं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लो, है ना। ऐसी और चीजों के लिए भी हम, मिक्सी है, पहले तो सिलबट्टे पे पीसते थे तो शोल्डर की एक्सरसाइज होती थी। आजकल तो सबके घरों में मिक्सी हो जाती है, उसमें पीस लेते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, जिससे कि जो भी हम चर्बी खाते हैं वो हमारे शरीर में जमती जाती है। तो पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत फैट जो खाना चाहिए। तो तीन चीजें तो ये होगी, अनाज, प्रोटीन, और तीसरा वासा, जिसको फैट को हिंदी में वासा कहते हैं। वासा वर्ड जरा मुश्किल भी है, और कईयों को इंग्लिश में ये समझाऊं, तेल, घी, मक्खन, ये सारा चर्बी वाले प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा, हर रोज हमें थोड़ी सी सब्जियां भी खानी चाहिए और फल फ्रूट भी खाने चाहिए। वो कैसे हो, मौसम के। तो मौसम की चीज बेटे हमेशा सस्ती भी होती है, ताजी भी होती है, और उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं। तो पर अगर हम ये सोचे नहीं जी हमें तो इस मौसम में अभी संतरे आए भी नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज वाले खाने हैं, तो एक तो उसमें जो पौष्टिकता होती है वो भी खत्म हो जाती है। और आजकल एक और बीमारी नई आ गई है, कोविड बाद, फंगल इन्फेक्शन। तो जब कोई सीलन में चीज रखी होगी तो फंगस भी तो ग्रो कर सकती है ना। तो हमेशा बेटे कोशिश करो जब भी हम खाना जो भी खाते हैं तो वो हमारा हमेशा मौसम के हिसाब से। जो सब्जियां इस मौसम में नहीं आती हैं तो हम ये कोशिश करें कि बेटर है वो ना खाएं। हालांकि आजकल एक और रिवाज है, पैकेट में बंद आ जाते हैं, जैसे मटर जो होती है सर्दियों की मौसम की है, पर वो आपको गर्मियों में भी वो सफल मटर वाले भी पैकेट में आपको दे देते। पर सब्जियां हम नहीं खाएंगे, गोभी है या गाजर है, वो उसमें रख देते हैं, वो गीली गीली हो जाए। तो हमेशा ताजी सब्जी खाने का कोशिश करें। तो आप कहेंगे मैडम ये सब्जियां खानी क्यों जरूरी है, फल फ्रूट। ये सब्जियों में बेटे हमारे भोजन की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक है विटामिन और दूसरा है मिनरल्स। विटामिन क्या होते हैं, हमारे कई तरह के विटामिन, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी। सी की तो आजकल सारे बात करते हैं, क्योंकि विटामिन सी खाने से हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत बनती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं।
तो यही बात मैंने आपसे एनवायरनमेंट में पूछा था कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी सबसे, उसके लिए हमें कोई ऐसी चीज नहीं है टीकाकरण। तो अगर हम ये भी तो चाहेंगे ना हमारे भोजन में कुछ ऐसी चीज हो जो हमें इम्यूनिटी भी बढ़ाए और हमें ताकत। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी घर में बच्चे की नजर कमजोर है, वो तो फिर कहेगा जी चश्मा लगा लो या ताकत के कैप्सूल खा लो। तो क्या हम भोजन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चों की नजर कमजोर ना पड़े? दैट इज विटामिन ए, है ना। तो ये हम भोजन में जब डिटेल में बातें करेंगे तो आज थोड़ा सारांश में बताते हुए, अगर हम केला खाते हैं या गोला गरी खाते हैं जो कच्चा नारियल है, सूखा हुआ नहीं, तो कई बार हम बाजार से भी नारियल खरीदते हैं नारियल पानी के लिए, उसके अंदर गिरी भी होती है। तो अगर हम वो तोड़ के गिरी फेंकने की बजाय कच्ची गरी खाते हैं तो उसमें हमें विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी को तेज कर, ठीक है। इसी तरह विटामिन ए, एक चीज और जो लड़कियां बड़ी इंटरेस्टेड होंगी सुनने में भी, बालों के लिए। तो तभी तो नारियल का तेल लगाते हैं ना, बालों में लगाते, चाहे आजकल फैशन नहीं है तेल लगाने का, पर बाल को तेल लगा के 2-4 घंटे तो सूखे सूखे बाल। तो विटामिन जो होता है ये हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है और हमारे स्किन के लिए भी है। फिर हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें कई तरह के विटामिन, ये हमारी खाल के लिए बहुत अच्छा विटामिन जो बी है, ये हमें ताकत भी देता है और पौष्टिकता भी देता है। ताकत मीन्स पौष्टिक। तो विटामिन बी हमें किस में मिलता है? सब्जियों में मिलता है। और एक आप जो स्प्राउट्स बनाते हैं, अंकुरित दालें जिसको कहते हैं, जैसे मूंग की दाल है, चने को रात को भिगो देते, वे अंकुर निकल आते हैं, तो ये हम शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है बी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लोग कहते हैं हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं मैडम, है ना, नसों में ताकत नहीं है, या हाथों में भी छुओ तो खाल भी हमारी खुरदरी सी हो जाती है, तो अगर हम बी कॉम्प्लेक्स खाएंगे तो हमारे अंदर ये ताकत सारी दिन ब दिन बनेगी। ये नहीं कि 2 दिन हमने खाया तो हो गया जी काम पूरा, ये निरंतर हमें खाना पड़ेगा। तो ऐसे में सब्जियों में विटामिन हैं, तो हम रोज जो सब्जी बनाते हैं उसमें हमें ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं। तो ऐसे फल है, पपीता है, पीला फल है ना, ये सारे फल भी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा ज्यादा खाएं। घर में अगर सपोज करो हम केला नहीं खा सकते, ज्यादा नहीं खरीद सकते, 40 रुपए दर्जन है, तो आधा आधा या फ्रूट चाट बना लें, इसमें बच्चों को नींबू डाल देंगे तो विटामिन सी भी मिल गया, जिससे हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत है। एक हमारी और चीज मैंने आपसे क्या कही, विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स को हम खनिज पदार्थ कहते हैं। तो इसमें अगर मैं ज्यादा मिनरल्स ही बोलूं तो शायद आपको जल्दी समझ आए वो क्या चीज है। हर एक कोई चाहेगा, लड़कियां खास कर लेडीज मेंसेस आते हैं, माहवारी आती है, तो शरीर से खून निकलता है। तो उस खून की तो पूर्ति हर महीने होनी चाहिए ना। तो उसके लिए, उस खून को बढ़ाने के लिए, अगर हम जो चीज से वो खून बनता है अगर हम नहीं खाएं तो नेचुरल शरीर में कमी आ जाएगी। ऐसे डिलीवरी के बाद जब बच्चा होता है तो माँ के अंदर उससे काफी ब्लड निकलता है, तो खून की कमी होती है। तो अगर हम वो खून की कमी पूरी करना चाहें तो वो कौन से भोजन से होगी? लौह तत्व वाले भोजन से, यानी आयरन से। इसीलिए आजकल जो लड़कियां, आप भी पहले स्कूल जाते होंगे, तो गवर्नमेंट ने ये शुरू किया आयरन की टैबलेट्स देना। पर आयरन की टैबलेट तो चलो हम खा ली, या किसी को पेट में जलन भी करती है, तो हमारे भोजन में ऐसे क्या चीज है जो हमारा खाना भी हो जाए और हमें वो भी। तो सब्जी वाले को थोड़ी कहेंगे लो तो थोड़ी सब्जी देते, वो कहेगा मैडम जी क्या बोल रही, जरा सब्जी का नाम ले लो तो मैं तोड़ के दे देता हूँ। तो जितनी भी बेटे हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें आयरन। तो पत्तेदार सब्जियां कौन सी हैं बेटा? सबसे पहले आप सोचो, साग है जितने, पालक है, मेथी है, बथुआ है, चुलाई है, ये सारी पत्ते वाली सब्जी। इसी तरह कई सब्जियां ऐसी हैं जिसको आप काटते हो वो थोड़ी काली भी हो जाती, जैसे बैंगन, तो इसमें आयरन। तो अगर मैं परिवार में बोलूं कि पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, तो मेरे तो अपने घर के बच्चे ना खाएं,
कहीं रोज ये क्या बना के रख देती हो आगे। तो एज ए मदर हमें थोड़ा हेर फेर कर, तो पालक का हम हेर फेर कर सकते हैं, या तो उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल डाल दें, या पालक जो है ये जो आती सर्दियों में मेथी आती है उसको धो के हल्का हल्का काट के आटे में डाल लें, तो उसके पराठे बन जाते हैं। थोड़ा चटपटा बनाने के लिए आप चाट मसाला या कुछ और थोड़ा डाल लेते हो। तो पत्तेदार सब्जियां बेटी जितनी होती हैं इसमें आयरन होता है, तो हम इसमें अगर सपोज करो बच्चे वो नहीं खाते तो हम और क्या कर सकते हैं। बथुआ होता है, उसको बॉईल करके या जज्जा सा पीस के बथुए का रायता बना सकते, तो जो कि हम रोटी के साथ बच्चे को जैसे दे सकते हैं। या एक चीज हम और कर सकते हैं, आप मुझसे कहेंगे मैडम आजकल तो सारी लेडीज जॉब पे भी जाती है, तो इतनी झंझटबाजी रोज कौन करे कि दाल भी बनाओ, सब्जियां भी बनाओ, रोटियां भी बनाओ। तो क्या हमारे पास कोई और तरीका है जो कि 5 या 10 मिनट में हो जाए और सारा कुछ बन जाए? वो है पौष्टिक खिचड़ी। तो पहले में तो हम कहते थे दाल और चावल डालो तो खिचड़ी बन जाती, तो क्या खिचड़ी ये मना करती है अभी मटर मत डालना? तो मटर डालेंगे तो प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, गोभी डाल लेंगे, गाजर डाल लेंगे, तो एक पुलाव सा भी बन जाएगा। और इस पुलाव में हमने क्या किया, ये सारी सब्जियां दाल और अनाज के रूप में हमने चावल डाल दिए। तो प्रेशर कुकर में या रात को ये सारी चीजें इकट्ठी गीली करके रख देंगे तो सुबह फट बन जाएगी, क्योंकि गीली दालें जल्दी बन। दालों की जैसे जैसे बेटे उससे मैंने बात की थी, तो हमारी दालें दो तरह की, एक छिलके वाली और एक धुली दाल। तो जो छिलके वाली दालें हैं वो ज्यादा ताकतवर है, पर आमतौर पे हम क्या करते हैं, मसूर की दाल या मूंग की दाल गीली कर ली, उसके बाद हाथों से ऐसे रगड़ लिया, छिलके अलग हो गए, उसको तो अलग फेंक दिया, बाकी दाल बना ली। तो ये जो छिलका आपका उतरा है उसको आटे में क्यों ना गूंद दो, तो आटे में जो उसकी प्रोटीन की ताकत थी वो आपके आटे में आ गई। थोड़ा सा उसमें नमक अजवाइन डालोगे तो बड़े अच्छे पराठे बन जाएंगे। तो अभी हम झटपट वाले खाने में सीख रहे थे पौष्टिक खिचड़ी। अब आपने ये खिचड़ी बना दी तो बाद में आधा चम्मच तेल डाल के जो भी आपके घर में मसाला पसंद करते हैं, हींग है, जीरा है, उसका छोंक लगा देंगे। और सबसे बाद में एक चीज डालोगे तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। तो कैल्शियम दूध में भी बहुत होता है, पर दूध जो है मेरे ख्याल आपके गांव में तो शायद या जो जहाँ रहते हैं वहां थोड़ा सा 40 रुपए किलो। तो कोई मैं चीज आपको ऐसे बताऊं जो 5 रुपए में आ जाए और पूरा परिवार खा ले, और कैल्शियम भी उतना ही मिले जितना दूध में मिलता है। तो आप कहेंगे मैडम क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता? धनिया तो मिल सकता है ना, हरा धनिया। तो हरा धनिया 5 रुपए का भी खरीद लोगे तो थोड़ा सा धनिया उसमें काट के अपने खिचड़ी में डाल लो, बाकी का प्याज और पुदीना डाल के चटनी बना लो। तो आपके दार पत्तेदार सब्जियां भी चली गई, कैल्शियम भी चला गया, और जो खिचड़ी में धनिया डाला उससे खुशबू से स्वाद भी ज्यादा आएगा। तो बच्चों को आप डाल के दे सकते हो ना, तो थोड़ा सा साथ में रायता डाल के दे। तो इस तरह हमारे शरीर में बेटे विटामिन भी मिल गए और हमें मिनरल्स भी। तो मिनरल्स में बेटे हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलने वाली कौन सी, आयरन है और कैल्शियम। इसके अलावा एक मिनरल और है पोटेशियम, जो हमें टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, टांगों में क्रैम्प्स आते हैं ना, क्रैम्प में जिसको आमतौर पे लेडीज कहती हैं डॉक्टर साहब पिंडलियों में बड़ी दर्द हो। तो अगर हमारे भोजन में ये सारी चीजें हों तो हमें ज्यादा ये डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़ेंगे और केमिस्ट की दुकान से दवाइयां नहीं करनी। मिनरल्स में बेटे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है, और अगर वो बीमारी हो जाए तो कम से कम 1 साल लग जाता है उसको ठीक होने को। वो कौन सी बीमारी? वो है गॉइट, घेंगा, है ना, यहाँ गिल्लर सा हो जाता है। तो ये बीमारी हमें किस चीज की डेफिशिएंसी से, कमी से होती है? आयोडीन। आयोडीन अगर हमारे भोजन में नहीं हो तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाए। आमतौर पे ये बीमारी पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को ज्यादा, अब तो शहरों में भी होती है क्योंकि सब्जियां जो हैं वहां से भी, पहाड़ों से भी उगती हैं तो वहां से भी आती हैं या खेतों में भी उग जाती हैं। तो आयोडीन की कमी से ये घेंगा हो जाता है। तो इसी बात को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि सब लोग खाते हैं, उसके बिना खाना भोजन हमारा अधूरा हो, वो है हमारा नमक। आमतौर पे हर एक भोजन में नमक, वो मीठा भोजन बनाए वो बात अलग है,
पर रोज तो नहीं ना मीठी खीर खाते हैं, सब्जी दाल तो खाएंगे ही खाए ना, या आटे में नमक डालेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा, क्यों ना हम नमक की जो थैली होती है, वो जहाँ नमक बनता है उनको कह दें कि नमक की थैली में, हर थैली में इतना आयोडीन डालना जरूरी है। तो हम उसको कहते हैं आयोडाइज्ड नमक। तो अगर हम आयोडाइज्ड नमक खाएंगे तो हमें ये घेंगे वाली या हमारे शरीर में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि आप कहेंगे मैडम नमक तो हम खाते हैं, पर हमें ना ये नमक नहीं, हमें पहाड़ी नमक अच्छा लगता, सेंधा नमक अच्छा लगता, या हम वो काला नमक जो दही में भी डालते हैं वो अच्छा लगता है, बच्चे वो खाने में ज्यादा पसंद करते। पर अगर हम ये आयोडीन वाला नमक नहीं खाएं तो ये गोइटर तो एक बीमारी है, इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों में कद छोटा रह जाए, बच्चों का कद नहीं बढ़ता। और लेडीज में क्या प्रॉब्लम आती है, रिपीटेड अबॉर्शंस, गर्भ तो ठहरता है लेकिन गर्भपात हो जाता है। तो बेचारी औरत को क्या पता, तो घर वाले तो कहेंगे ये तो ना तूने जरूर कोई चौक क्रॉस किया होगा, ऊपरी का असर है, या तूने किसी बांझ औरत की शक्ल देख ली होगी, उसको खामखा बदनाम करते जा रहे हैं। अपनी गलती नहीं समझते कि हमारे नमक में किस चीज की कमी है। तो किस चीज की कमी है, आयोडीन। तो जब भी हम के नमक खरीदें, अब मैं खरीद के तो ले आई आयोडाइज नमक, तो क्या हमें नमक खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बेटे आपके घर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो भी हम नमक खरीदते हैं बाजार से, तो गवर्नमेंट ने लोगो बोलते हैं बेटे, निशान, लोगो मीन्स निशान। तो उन्होंने कहा कि हम तो पढ़े लिखे हैं, तो कई मजदूर औरतें भी तो हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको कैसे पता चले कि इस थैली के अंदर आयोडीन है कि नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर एक निशान बना दिया है, जैसे सूरज का निशान। तो सूरज कैसे होता है, ऐसे बना के गोला, किरणें बता के, तो वो किरणें की शक्ल देख के उनको लगता है ये सूरज की फोटो। तो थैली के ऊपर सूरज की फोटो जरूर होनी चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि नमक के अंदर पुराना नमक है तो उसका आयोडीन दिन ब दिन कम होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अब 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, तो हो सकता है उसके अंदर कोई चूहे हो दुकान में, तो उसने थैली को फाड़ दिया हो, तो बाद में इसने गर्म करके खुद चिपका ली। तो अगर थैली खुली होती है तो उसमें से आयोडीन उड़ जाता है। तो घर में भी जब हम नमक यूज करेंगे, किसी डब्बे में डाल के नहीं रख देंगे थैली समेत कि चलो जी फटाफट चम्मच से निकालिए। तो नमकदानी या नमक जिसमें रखते हो, यूज करने के बाद एकदम ढक्कन बंद कर, ताकि उसकी आयोडीन की मात्रा कम ना होती जाए। समझ आया बेटे। तो ये हमारा हो जाता है आयोडीन। तो आयोडीन भी हमारे लिए खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मिनरल्स में आता है, हमारे भोजन में जरूर होना चाहिए। कई परिवार में बेटे, मैं विलेजेस में भी जाती हूँ या जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी, तो वहां भी ये देखते हैं कि वो नमक की थैली बेचने वाला आ जाता है और घर से पौआ ले जाता है। जो जेंट्स शराब वराब पीते होंगे तो पौआ ले गए, नमक की थैली फ्री में देंगे। तो हम ऐसे वाला अपने समुदाय में अगर ऐसे लोगों को आते या बेचते देखें तो हम उनको मना करें। लोगों की सहमति से ये भी सोचेंगे कि कौन कौन से लोगों को अपने मोहल्ले में हम नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की या हमारी सेहत पे असर। इसी तरह बेटे, मैं दिल्ली में एक जगह मीटिंग ले रही थी, बच्चों से बातचीत कर रही थी। बच्चे जो होते हैं ना, बड़ी जल्दी बात सुनते हैं अपनी टीचर की या अपने डॉक्टर की, मम्मी पापा की हो सकता है ना भी सुनते। तो मैंने उन बच्चों को समझाया, बेटे आप बड़े बच्चे हो, आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो ये जो कटे फल देने आते हैं बड़े सस्ते में दे देते हैं, तो आपके बहन भाई अगर वो खाएंगे तो उनको ये बीमारियां हो जाएंगी। तो उनको मना किया करो कि ऐसे कटे फल लेके हमारे मोहल्ले में कल से नहीं आओगे, अगर आओगे तो हम आपकी रेडी फेर देंगे। ठीक है ना, बात तो मैंने सही कही, पर मुझे क्या पता था ये बच्चे अभी कोई रेडी आएगी उसकी पलट देंगे। तो नेचुरल उन बच्चों ने सारे मेरे से पूछे बिना, वो बेचारा मेरे मुंह देखने लगा। तो मैंने कहा, तो आप इतनी गंदे फल गले सड़े क्यों लाते हो, लोगों को क्यों बीमार। तो एक ये समझाने के लिए कि कई बार हम खाते तो ये सारे तत्व हैं, लेकिन हमारे खाने में भी या बनाते समय भी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं
जिसमें खरीदा तो हमने वो मिनरल वाला ही, पत्तेदार सब्जियां ही, लेकिन उसमें बनाते समय कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जिसमें उसमें जो ताकत होनी चाहिए थी वो हमें मिल नहीं पा रही। वो क्या चीज है? आमतौर पे आप भी मेरे से सहमत होंगे, जब हम साग खरीदते हैं, खासकर सर्दियों में जब सरसों का साग खरीदते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसके पास दत्ती होती है कि भैया तू काट भी दे, कौन झंझट करेगा और जाके काटने में। तो जो हमने बेटे उससे साग खरीदा, क्या वो बिल्कुल धुला हुआ था, या क्या पता कौन से पानी से धो के लाए। तो हम उसको जब कटवा लेते हैं, अब घर जाके धो लेंगे जी। जब आप बाल्टी में वो सारा साग डालते हो पत्ते समेत, तो बाद में देखोगे ऐसे पत्ते उठाते हो तो सारा पानी उसका हरा है। तो वो हरा पानी कैसे हो गया? वो क्योंकि पत्ते जब तोड़े तो उसके अंदर का जो कलर है, जो आयरन है, मिनरल्स हैं, वो पानी में निकल गए। अब तो ये भूसे के बराबर, घास के बराबर हो गए। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं, कम्युनिटी में समझाने के लिए औरतें नहीं समझेंगी कि मेहनत करना पड़ता है, तो आप उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते। दो बर्तनों में, एक में बिना कटे हुए साग डाल लेना थोड़ा सही, और एक में कटे हुए, तो पानी किसका कलर चेंज होगा? जिसमें कटे हुए सब। उनको समझ आएगा, देखो इसका रंग नहीं मिला तो इस पत्ते में ताकत, और इसमें ताकत नहीं है क्योंकि वो सारा पानी में। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब भी हम खाना बनाए तो पूरी सब्जी को धोना चाहिए। काटने के बाद सब्जियां नहीं धोनी चाहिए, नहीं तो उसके सारे मिनरल्स जो हैं वो पानी में निकल जाए। ठीक है। इसी तरह बेटे एक छोटा सा टिप और भी मैं सब्जियों के लिए दूंगी। गोभी में कई बार छोटा छोटा कीड़ा भी हो, तो क्यों ना हो, जो गोभी का फूल है, चाहे उसके जो फ्लोरेट्स हैं उनको अलग करके हल्का सा पानी में नमक डाल लें और 5-7 मिनट उस नमक के पानी में सब्जी को डाल के रखें। तो उससे क्या होगा, नमक के पानी से उसमें कोई भी कीटाणु होंगे वो सारे निकल जाए। तो अब जो आप सब्जी बनाओगे उसमें किसी तरह की बीमारी होने का खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो कोल्ड स्टोरेज की गोभी आती है इसमें भी तो फंगस हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती। बेटे फंगस आप नहीं, मैडम ये फंगस फंगस आप बार बार बोलते हो, हमें ये समझ नहीं आई ये क्या चीज है। फंगस मीन्स फफूंदी। तो कई बार आप रोटी पे रखते हो गर्मियों में खासकर, तो सील रोटी क्योंकि गीली बनी होती है, क्योंकि उसमें आटे में पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हो क्या, एक तो बासी हो जाती है, बदबू आने लगती है, गलने लगती है, और उसके ऊपर काला काला सफेद सफेद ऐसे दाने दाने से आ जाते हैं। उसको फफूंदी कहते हैं, या इंग्लिश में फंगस। तो अगर हम ये कटे हुई सब्जियां या फल है पुरानी कोल्ड स्टोरेज की खाएंगे तो फंगस भी तो हो सकती है ना।